गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। हम पिछली क्लास में स्टडी कर रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम पिछले क्लास में कहाँ पे पहुँचे थे? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन हमने माउथ कैविटी में करा लिया था, यानी बक्कल कैविटी में, विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जैसा कि हमने बताया था कि सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं वो पेयर्स में पाई जा रही थी। ठीक है, एक पैरोटिड था, एक सबलिंगुअल था। ठीक है, ऐसे कड़ी में क्या था कि पूरा का पूरा डाइजेशन हमने बता दिया। अब बात आती है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन ईसोफेगस बचता है। ठीक है, तो हम आपको एक बात बता दें, ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, हमने क्या कहा कि देयर इज नो डाइजेशन, देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। तो ईसोफेगस में होता क्या है? एक्चुअली क्या है कि डाइजेशन ना होने के पीछे रीज़न भी है कि क्योंकि क्या है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की एंजाइम्स नहीं पाई जाती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी डाइजेशन करने के लिए जितने भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है हमें, वो हमारे ईसोफेगस में नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक क्या होता है कि लगातार रिदमिक से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं हमारे ईसोफेगस में, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस क्या है कि ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन, वेव कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे मस्कुलर लेयर में, वो भी किस में? ईसोफेगस के मसल्स में। ठीक है, वो क्या करते हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्शन कराते रहते हैं। ये हमारे मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन में भी ये भी मदद करते हैं। ये डिग्लूटिशन में मदद करते हैं। जैसे कि फूड पार्टिकल क्या हो गया, हमारे माउथ कैविटी में आया, फिर हमारे फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स के बाद क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है ईसोफेगस, तो ईसोफेगस से होते हुए इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन तो नहीं होता, बट एक प्रकार का क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होती है। ये एक प्रकार का क्या होता है कि लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये मूवमेंट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल क्या होता है हमारा ईसोफेगस से स्टमक में आता है। तो हमें ये बात याद हो गई कि ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल एक मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फूड पार्टिकल हैं वो माउथ कैविटी से ईसोफेगस में आए, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हुई, फिर स्टमक में जाकर के गिर गए। अगर मैं स्टमक की बात करूँगा तो स्टमक में आप देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। हम एनाटॉमी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हमें अब क्या करना है कि डाइजेशन कराना है। स्टमक के हमने स्ट्रक्चर बना दिया था, सब कुछ बना दिया था। हमें केवल क्या करना है कि डाइजेशन कहाँ कहाँ कैसे होता है वो हमें बताना है। तो हमने क्या लिखा है कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे? स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, ध्यान समझिए। ठीक है, तो स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से। हमने क्या कहा है कि स्टमक में हमारे क्या होता है कि म्यूकोसा लेयर होती है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने 4 लेयर बताए थे। आउटर मोस्ट लेयर में हमने सेरोसा बताया था, फिर उसके बाद मैस्कुलरिस बताया था। हालांकि मैस्कुलरिस में भी 3 बताया था, एक क्या लॉन्गिट्यूडनल वाला, एक सर्कुलर और एक ऑब्लिक। ठीक है, OML, LML और CML, तीनों के बारे में, मैस्कुलरिस लेयर के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा क्या करती है कि इनके पास क्या होते हैं कि ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इनके पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि म्यूकस हैज़, ठीक है, म्यूकोसा हैज़। ठीक है, म्यूकोसा हैज़, म्यूकोसा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जितने भी पार्ट आप पढ़ेंगे तो उनके पास 4 लेयर आती हैं। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर के पास क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ध्यान समझिए,
इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। पहला क्या है, म्यूकस सेल। पहला क्या है, म्यूकस सेल है, ठीक है। दूसरा क्या है, पेप्टिक सेल है। क्या है, पेप्टिक कह सकते हो, या इन्हीं को हम नाम देते हैं चीफ सेल्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास पेराइटल सेल। क्या नाम है, पेराइटल, या इन्हीं को हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। ये 3 टाइप्स की क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है हमारे किस पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि म्यूकस ग्लैंड क्या सीक्रेट करता होगा, म्यूकस, ठीक है। यानी क्या है, ये म्यूकस सीक्रेट कर रहा है ना। म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस सेल है ये, ठीक है। म्यूकस सेल क्या निकालते हैं, म्यूकस निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि पेप्टिक सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकालती हैं। और पेप्सिनोजन एंजाइम इज अ इनएक्टिव एंजाइम, प्रो एंजाइम है ये। कैसी एंजाइम है, प्रो एंजाइम, या इसी को हम कह सकते हैं ये इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव है। और हमारे पास जो पेराइटल सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स के पास क्या पाई जाती है, कुछ HCl पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कुछ HCl पाई जाती हैं कुछ अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं, जो कि हमारे मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या करते हैं, ये विटामिन है B12, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं विटामिन B12 के। और ये जो HCl आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या करती हैं कि इस प्रो एंजाइम जो आपको पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए इस HCl की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव होकर के क्या करता है, ये पेप्सिन बनाता है। ये क्या बनाता है, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एक प्रकार का कैसा एंजाइम है, एक्टिव हो गया एंजाइम ये। और ये जो आपको पेप्सिन दिखाई दे रहा है ना, ये पेप्सिन क्या करता है कि ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन किस में टूटती हैं हमारे, प्रोटियोजेज में टूटती हैं, पेप्टोन्स में टूटती हैं, यानी ये डाइपेप्टाइड है ना, ये क्या है, डाइपेप्टाइड है, ठीक है। इन सब चीज़ों में टूट जाती हैं। तो यानी क्या है कि ये हमारा पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम था, ये कौन सीक्रेट किया, ये सीक्रेट किया हमारे पेप्टिक सेल ने। किस सेल ने, पेप्टिक सेल ने सीक्रेट किया। और ये सीक्रेट करने के बाद ये भी सीक्रेट हुआ, म्यूकस सीक्रेट हुआ, और ये क्या इनके पास क्या थे, HCl सीक्रेट किए और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब पेप्सिनोजन क्या था, पहले प्रो एंजाइम था, इनएक्टिव था। अब उसको एक्टिव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, HCl की। डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन कि पेप्सिनोजन किस टाइप्स का एंजाइम है। तो पेप्सिनोजन एक प्रकार का कैसा एंजाइम है, प्रो एंजाइम है, और एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम है। उसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें HCl की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कुछ पॉइंट में याद रखने हैं। वो पॉइंट क्या क्या है वो ध्यान से समझिए। माना यह जाता है कि अगर कोई भी फूड क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर रह रहा है, तो ये क्या होते हैं 4 to 5 आवर, ठीक है। ये हमारे स्टमक में क्या होता है कि हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए नहीं, 4 to 5 आवर, सॉरी, ठीक है। तो 4 to 5 आवर के लिए क्या रहता है, ये हमारे स्टोर होता है कुछ समय के लिए ना। अब इसमें क्या होता है कि फूड अगर हमारा स्टमक में है, फूड इन स्टमक,
तो इनको हम एक नाम से जानते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? काइम। क्या वर्ड नाम देते हैं? काइम वर्ड नाम देते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या है कि इनके पास क्या होते हैं, कुछ प्रकार के हमारे पास म्यूकस पाए जाते हैं, और म्यूकस के साथ साथ कुछ बाइकार्बोनेट आयन। कैसे आयन? बाइकार्बोनेट आयन, यानी HCO3 माइनस आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? ये बनाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि म्यूकस के साथ साथ ये बाइकार्बोनेट आयन जुड़े हुए हैं। म्यूकस क्या करते हैं कि हमारे फूड पार्टिकल वगैरह को अल्सर से बचाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी फूड पार्टिकल क्या होते हैं कि चारों तरफ हमारी दिशाओं में क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। अब स्टमक के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम उन पे एक्ट करते हैं। तो यानी क्या है कि म्यूकस हमारे क्या करते हैं कि ये हमारे पेप्टिक अल्सर से भी बचाते हैं। ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कि तीसरी बात हमें क्या समझनी है, ये 4 to 5 आवर के लिए हमारे यहाँ रहती हैं। स्टमक में हमारे ये क्या पाई जाती हैं? उनको हम काइम कहते हैं। म्यूकोस और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। कुछ बातें इनमें क्या है कि एक रेनिन वर्ड है। ठीक है। रेनिन वर्ड जो लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? ये हमारे इन्फेंट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इन्फेंट में पाया जाता है। इन्फेंट में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब पार्शियल डाइजेशन होता है हमारे मिल्क का, हमने क्या कहा? पार्शियल डाइजेशन होता है मिल्क का, तो ये क्या करते हैं कि मिल्क के डाइजेशन में हमें क्या करते हैं? ये रेनिन बनाते हैं। रेनिन की प्रेजेंस में मिल्क का क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। और मिल्क किस में टूट जाता है हमारा? पैराकैजिनेट में। कहोगे पैराकैजिनेट क्या है? मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कैजिन प्रोटीन कहते हैं। उनके डाइजेशन में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है। एक्चुअली इसमें कैल्शियम पैराकैजिनेट है। ठीक है। तो कैल्शियम पैराकैजिनेट की मदद में ये टूट जाती हैं। इसी तरीके से हमारा क्या होता है? ये डाइजेशन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए।